गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्था से आज ऑनलाइन क्लासेस के साथ कल हमने देखा था अधिकार सत्ता का अर्थ। आज हम देखेंगे अधिकार सत्ता की परिभाषा। कितने इसकी परिभाषा है और कौन कौन सी परिभाषा है और किस किसने दी है। इसमें देखते हैं कि उच्च एवं शक्तिशाली अधिकार सत्ता के अंदर देखते हैं कि उच्च एवं शक्तिशाली व्यक्ति की उस क्षमता को जिसके आधार पर वह निर्णय के साथ साथ अधीन के व्यवहारों को भी प्रभावित कर सके, सत्ता की संज्ञा दी जा सकती है उसको। आगे परिभाषा बताई गई है एलन के अनुसार। एलन बता रहे हैं पहली परिभाषा, एलन बता रहे हैं कि अधिकार सत्ता क्या है। भारतीय कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियां एवं अधिकारों को सत्ता कहते हैं एलन के अनुसार। सेकंड नंबर है हेनरी फेयोल के अनुसार। सेकंड नंबर बता रहे हैं हेनरी फेयोल के अनुसार। हेनरी फेयोल बता रहे हैं कि अधिकार सत्ता क्या है, कैसे कि आदेश प्रदान करने का अधिकार तथा आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य करने की शक्ति को अधिकार या सत्ता कहते हैं। 4 नंबर परिभाषा के अंदर बताए गए हैं पैटरसन के द्वारा। 3 नंबर बता रहे हैं पैटरसन के द्वारा। पैटरसन बता रहे हैं कि अधिकार क्या है, आदेश देने एवं उसकी अनुपालना की आशा के अधिकारों को अधिकार सत्ता कहते हैं। फिर 4 नंबर डेविस के अनुसार, डेविस क्या बता रहे हैं, डेविस के अनुसार अधिकार सत्ता क्या है, सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने की क्षमता है। अधिकार या सत्ता का अर्थ हो गया, आज परिभाषा होगी। अब देखेंगे अधिकार एवं सत्ता की विशेषताएं। अधिकार एवं सत्ता की विशेषताएं। अधिकार और सत्ता की विशेषताएं क्या होती है। अधिकार और सत्ता की विशेषताएं, सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसकी प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। सेकंड नंबर है सत्ता निर्णय लेने और अधीन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कार्य सौंपने तथा कर्मचारियों को संतुष्टजनक निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। थर्ड नंबर है इसका संगठन संरचना की उच्च स्तर पर सत्ता का क्षेत्र काफी व्यापक होता है तथा संगठन के निचले स्तर पर पहुंचते काफी संकीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है। फोर्थ नंबर है इसका सत्ता का प्रत्यायोजन न हो तो संगठन की कल्पना तक नहीं
की जा सकती। आगे देखते हैं, इसकी विशेषताएं होगी भारार्पण। भारार्पण क्या होता है? भारार्पण क्या है? भारार्पण बोलते हैं प्रत्यायोजन को। भारार्पण की अवधारणा यानी कि प्रत्यायोजन की अवधारणा कैसी अवधारणा? शैक्षिक प्रबंध में, शैक्षिक मैनेजमेंट में भारार्पण अपना एक अलग से महत्व रखता है। भारार्पण के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि विद्यालय में प्रत्येक कर्मचारी की अपनी अलग से एक सीमाएं एवं क्षमताएं होती है और वह सीमाएं एवं क्षमताओं में कार्य में ही कर सकता है। जब कार्यभार बढ़ने लगता है, अथवा तकनीकी पहलू अधिक से अधिक जटिल होने लगता है या उसके अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती है, तो उसे वह अपने अधीन या अपने कार्यभार को कम करने के लिए उसे आवश्यकता की कमी प्रतीत होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अथवा अपने कार्यभार को कम करने के लिए वह अन्य लोगों को अपना कार्यभार या अपना अधिकार सौंपता है। अपने कार्यभार को कम करने के लिए या अपनी तकनीकी जो पहलू है उसको कुछ हल्का करने के लिए, अपनी समस्याओं को कुछ कम करने के लिए अपने साथ या अपने अधीन करने वाले लोगों को कार्य सौंपता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भारार्पण या प्रत्यायोजन कहलाती है। वो भारार्पण की विशेषताएं या परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, भारार्पण की परिभाषा कैसे बता रहे हैं? अधिकार प्रत्यायोजन। भारार्पण बता रहे हैं कि अधिकार, तो भारार्पण या प्रत्यायोजन से तात्पर्य दूसरे व्यक्तियों को कार्यभार सौंपने से है। अपना काम दूसरे व्यक्ति को सौंपने से है अथवा अन्य व्यक्तियों को कार्यभार सौंपने एवं उन्हें निष्पादन करने के लिए आवश्यकता अधिकार प्रदान करने को अधिकारों का प्रत्यायोजन या भारार्पण कहलाता है। इसकी परिभाषा बताई है जारज और टेरी के अनुसार। जारज और टेरी के अनुसार जारज टेरी बता रही हैं कि भारार्पण क्या और प्रत्यायोजन कैसे? कि भारार्पण का अर्थ है एक अधिकारी अथवा संगठन की किसी भी इकाई से दूसरे अधिकारी अथवा इकाई को अधिकारों से जोड़ना। एक हो गई। सेकंड नंबर परिभाषा बता रही है EFL ब्रेंच के अनुसार। सेकंड नंबर बता रही है EFL ब्रेंच के अनुसार भारार्पण की परिभाषा क्या बता रही है? कि भारार्पण का अर्थ प्रबंध प्रक्रिया के चार तत्वों में से प्रत्येक तत्वों में हिस्सा लेने का हस्तांतरण करने से है। अपना जो कार्य है उसमें कितनी प्रक्रिया है, उसके अंदर अन्य व्यक्तियों का हस्तांतरण या अन्य व्यक्तियों को उसके अंदर शामिल करने से है। थर्ड नंबर है थियो हेमैन के अनुसार। भारार्पण की तीन हो गई। थर्ड नंबर बताया कि थियो हेमैन के अनुसार। थर्ड नंबर है
थियो हेमन के अनुसार ये बता रहे कि अधिकारों के भारांकन का अभिप्राय या उसका अर्थ ये है कि अधीन जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको निर्धारित सीमाओं में अपने अधीन जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी सीमाओं में कार्य करने हेतु केवल अधिकारों को प्रदान करना होता है। परिभाषाएं होगी तीन प्रकार की, ज्यादातर टैरी के अनुसार होगी, EFF ग्रेड्स के अनुसार होगी, थियो हेमन के अनुसार होगी, भारांकन के प्रत्यायोजन की। अब देखते हैं इसकी कि विद्यालय प्रबंध में अधिकार का भारांकन कहाँ तक अनिवार्य है, कहाँ तक जरूरी है, आवश्यक है या अनावश्यक है। देखेंगे कि कुटंज एवं ओडोनेल के अनुसार, कुटंज एवं ओडोनेल ने बताया कि विद्यालय के अंदर प्रबंध का अधिकारी कहाँ तक है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अधिकार प्रबंध के कार्यों की पूंजी है, ठीक उसी प्रकार अधिकार एवं भारांकन संगठन की पूंजी है। आधुनिक विद्यालय संगठनों की परिप्रेक्ष्य में कुटंज एवं ओडोनेल का यह कथन बिल्कुल सही था कि विद्यालय के अंदर एक अधिकार या भारांकन या प्रत्यायोजन की कितनी आवश्यकता है और वर्तमान समय में इसका विद्यालय के अंदर कितना जरूरी है, कितना महत्व है, कहाँ तक है, इसको हम विभिन्न बिंदुओं या विभिन्न पॉइंटों के आधार पर देखेंगे कि कितना जरूरी है विद्यालय के अंदर भारांकन प्रत्यायोजन। पहले देखते हैं कि विद्यालय के आकार एवं तकनीकी जटिलताओं में अभिवृद्धि करना। सेकंड नंबर बताया कि संतुष्ट एवं उच्च मनोबल वाले मानव शक्ति का प्रभाव। थर्ड नंबर देखते हैं कार्यभार की कमी। प्रत्यायोजन के द्वारा विद्यालय के प्रबंध में क्या हो सकता है कि कार्यभार की कमी। किसी भी व्यक्ति के विद्यालय से संबंधित किसी भी कार्य का अगर अधिक से अधिक कार्य हो जाता है तो वो अपने कार्य को कम करने के लिए अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपेगा तो उसके कार्यभार में कमी आएगी। फोर्थ नंबर है कुशलता में वृद्धि। फोर्थ नंबर बता रहे कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य कुशलता में वृद्धि भारांकन के द्वारा कार्य का बंटवारा अगर अपने अधीन कर्मचारी को दे दिया जाता है तो विशेषज्ञों की सेवाओं में उपलब्ध समय मिल जाता है और वहां के कार्य को कुशलता से संपूर्ण किया जा सकता है। 5 नंबर देते हैं योग्यता में वृद्धि। योग्यताओं में वृद्धि। इसमें बताया कि अधीनता में अधिकारों का बंटवारा होने से उसकी प्रबंध योग्यताओं का विकास होता है। 6 नंबर देखिए ठोस एवं शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। 6 नंबर बता रही है कि ठोस एवं शीघ्र निर्णय। कार्यभार में कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी ठोस प्रकृति हो, कितनी भी ठोस प्रवृत्ति के हो जाए, उनके अंदर शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। 6 और 7 नंबर बता रही है कि प्रभावी नियंत्रण। प्रभावपूर्ण नियंत्रण। विद्यालय के अंदर अगर अधिकार सत्ता के कार्यभार का या उसका प्रत्यायोजन के पश्चात भी अंतिम उत्तरदायित्व अधिकारों को सौंपने होते हैं तो वहां अधिकार ही अपना कार्यभार संभालते हैं। अधीन जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका पूर्ण नियंत्रण भी रखते हैं। 1 नंबर है कि विद्यालय प्रबंध के कार्यों में सुविधा। विद्यालय के अंदर
प्रबंधन से संबंधित या मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों की सुविधाएं जुटाने में सक्षम होते हैं प्रत्यायोजन के द्वारा। 9 नंबर क्षमता का विस्तार। क्षमता का विस्तार बारे कि विद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक कार्य में दक्ष नहीं हो सकता, कहीं न कमी हमें जरूर मिलेगी, तो उनके कार्यभार हल्का हो जाता है। तकनीकी दृष्टि से देखिए, हम लोग तकनीकी दृष्टि से जटिलताओं को समझना विशेष रूप से कठिन होता है। ऐसी कठिनाइयों उच्च अधिकारी होते हैं, उनके विशेषज्ञ हों, उनसे बाह्य अर्पण में अपनी उनकी सीमाएं होती हैं, उनकी क्षमताएं होती हैं, उनके विस्तार से वो उन समस्याओं या कठिनाई जो आ रही उनको हल कर सकते हैं। संक्षेप रूप से अगर हम देखें तो मानवीय अपूर्णताओं पर अधिक विजय पाने से बाह्य अर्पण का सहयोग महत्वपूर्ण है। बाह्य अर्पण किस समय तक अनिवार्य है? बाह्य अर्पण के सिद्धांत देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कि बाह्य अर्पण के सिद्धांत। बाह्य अर्पण के सिद्धांत बता रहे हैं कि निश्चित अधिकारों का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को अधिकार सौंपा गया हो उसे अपने अधिकार क्षेत्र व सीमा का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए अधिकार सूचियां तथा अधिकारों की पुस्तिकाएं वितरित करना उत्तम रहता है। उस व्यक्ति को अपने दायित्व का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड नंबर है आदेश की एकता का सिद्धांत। बाह्य अर्पण के सिद्धांत में सेकंड नंबर बता रहे कि आदेश की एकता का सिद्धांत। बाह्य अर्पण का इस सिद्धांत में बताया गया है कि जितने भी अधीन लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी कार्य विशेष के संबंध में एक ही अधिकारी के आदेश प्राप्त होना अति आवश्यक है। इस प्रकार बाह्य अर्पण करता जो प्रत्यायोजन संभाल रहे हैं बाह्य अर्पण, उनको ये चाहिए केवल एक ही अधिकारी, अपने क्षेत्र में होने वाला अधिकारी एक ही हो, जिसके अधीन जितने भी कर्मचारी कर रहे हैं उनके आदेशों के निर्देशन करने वाले सिर्फ एक ही अधिकार हो। उनके अधिकारों का फॉलो करने वाले उन कर्मचारियों को अधिकार भी होने चाहिए। थर्ड नंबर है अनुमानित परिणामों के अनुसार कर्तव्यों के वितरण का सिद्धांत। इसमें बताया कि यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जिस भी कर्मचारी को विद्यालय के अंदर जितना भी कार्य सौंपा गया हो, जिस भी व्यक्ति को जितना भी कार्य सौंपा गया हो, उसको यह भी कन्फर्म करवा देना चाहिए कि उसके संभावित परिणाम क्या होंगे, ताकि उन परिणामों को वो ध्यान में रखे। विद्यालय के अंदर जो भी काम करवाए जा रहे हैं, जिस भी प्रक्रिया को चलाई जा रही है, उनको विशेष रूप से ये पता होना चाहिए कि खुद का काम क्या है, इसका क्या परिणाम होगा, कहाँ तक करवाना उचित होगा या अनुचित होगा, यह पूर्ण रूप से ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए ताकि वो सफलता से उनको करवा सके। फोर्थ नंबर है अधिकार एवं दायित्व की समानता का अधिकार एवं दायित्व की समानता का सिद्धांत। एक विद्यालय के अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कार्य करने हेतु जो भी काम सौंपा जा रहा है, जितने भी कर्मचारियों को काम सौंपा जा रहा है उसको पूरा करने हेतु, उस कार्य को पूरा करने हेतु उनके पास पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी दिए जाने चाहिए। 5 नंबर है अपवाद का सिद्धांत। बाह्य अर्पण के सिद्धांत का 5 नंबर है अपवाद का सिद्धांत। बाह्य अर्पण के पश्चात अधिकार द्वारा अधीन को सौंपा गया कार्य हेतु उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने आप
अपने कार्य को निश्चित रूप से समय से अपने हिसाब से संपूर्ण रूप से पूर्ण करवा सके। 6 नंबर है पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत। पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत में बता रहे हैं कि इस सिद्धांत में 12 अर्पण केवल अधिकारों का ही होता है। 7 नंबर है अधिकार स्वीकृति का सिद्धांत। अधिकार स्वीकृति का सिद्धांत, इस सिद्धांत में किसी भी व्यक्ति को तभी कार्य सौंपा जाए या सौंप रहे हैं तो उसी कार्य उसी टाइम सौंपा जाए, उसी समय सौंपा जाए जिसका मानसिक संतुलन चाहिए, शारीरिक संतुलन चाहिए। पूर्ण उत्तरदायित्व को सिद्धांत ने बताया कि अंतिम उत्तरदायित्व सौंपने वाले व्यक्ति का, जब हम किसी को उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं तो उस उत्तरदायित्व सौंपने का अधिकार, अंतिम उत्तरदायित्व मैनेजमेंट के रूप में सौंप रहे हैं, पूर्ण अधिकार उसी का भी होना चाहिए। 1 नंबर बता रहे हैं कि औपचारिकता अधिकार का सिद्धांत। औपचारिकता अधिकार का सिद्धांत। 9 नंबर है नियंत्रण का सिद्धांत। नियंत्रण का सिद्धांत के अंदर बताया कि अधिकार सौंप देने के बाद, अधिकार सौंपने के बाद अधिकारों के अधीन जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी क्रियाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा यह निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ सकता है। 10 नंबर है 12 अर्पण की स्पष्ट रूप से व्याख्या या 12 अर्पण की स्पष्टता का सिद्धांत। अधीनस्थ का 12 अर्पण करते समय अधिकारियों को इस बात का भी स्वीकृति करनी चाहिए कि अधीनस्थों को उनके अधिकार की सीमा से बता दी जाए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस भी प्रक्रिया को चला रहे हैं, उस प्रक्रिया की क्या सीमा है, किस सीमा तक हमें इस कार्य को पहुंचाना है। 12 अर्पण के 10 सिद्धांत हो गए। अब देखेंगे सत्ता एवं शक्ति। अगला टॉपिक है सत्ता एवं शक्ति या सत्ता में कितनी शक्ति होती है। सत्ता की शक्ति सत्ता की शक्ति, सत्ता क्या चीज है। सत्ता और शक्ति 2 शब्द हैं और ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलती हैं कि सत्ता और शक्ति दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन विद्यालय प्रशासन की भाषा से देखें, विद्यालय के प्रशासन की भाषा से देखेंगे तो दोनों शब्द विशेष रूप से अपने अपने अलग अलग रूप में अर्थ रखते हैं कि इनका क्या क्या अर्थ हो सकता है। देखो शक्ति का अस्तित्व, शक्ति का अस्तित्व, शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव तो है। शक्ति है, इसका अस्तित्व अगर सत्ता ना हो तो संभव तो हो सकती है। दोनों तरफ अपने अपने अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे कि शक्ति और सत्ता कैसी है। शक्ति बताया इसका अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव है, परंतु इसका दीर्घकालीन अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव नहीं है। शक्ति के अभाव में सत्ता विद्यमान रह सकती है, शक्ति के अभाव में जहाँ पे शक्ति नहीं है वहां पे सत्ता विद्यमान रह सकती है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो एक डॉक्टर, उदाहरण के रूप में देखेंगे सत्ता और शक्ति को, तो एक डॉक्टर या प्रोफेसर के पास शक्ति नहीं है। एक डॉक्टर के पास, एक प्रोफेसर के पास शक्ति नहीं है, किंतु ये सत्ता के कारण अपना उपयोग कर सकते हैं। किंतु ये सत्ता का इस कारण उपयोग करते हैं कि उसके पास श्रेष्ठ ज्ञान और अधिक से अधिक अनुभव है। एक प्रोफेसर के पास, एक डॉक्टर के पास शक्ति नहीं है और उनके पास वो सत्ता चला रहे हैं किसके कारण कि उनके पास श्रेष्ठ ज्ञान है, अनुभव है, उससे वो सत्ता चला सकते हैं शक्ति के ही बगैर।
आगे बता रहे हैं केंद्रीयकरण। अगला टॉपिक देखिए केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का क्या अर्थ है ये देखेंगे। केंद्रीयकरण केंद्रीयकरण का क्या अर्थ है? केंद्रीयकरण का अर्थ है कि प्रशासन की समस्त शक्तियों का एक ही व्यक्ति या संस्था में केंद्रित होना है। इस प्रकार में प्रबंध में या इस प्रकार में मैनेजमेंट में समस्त कार्यों का दायित्व एवं व्यवस्था तथा नियंत्रण एवं कार्यकुशलता आदि सभी का संचालन केंद्रीय शक्ति तथा केंद्रीय सरकार करती है। इसकी परिभाषा देखिए। अर्थ हो गया इसका अर्थ क्या है केंद्रीयकरण का कि समस्त मैनेजमेंट के अंदर वहां की जितनी भी शक्तियां हैं संस्था के अंदर होती हैं उसके अधीन नियंत्रण प्रशासन चलाना, उसके दायित्व, उसकी व्यवस्था करना, कार्य क्षमताओं का, उसके जितने भी अधिकार होते हैं उन पूरी केंद्रीय सत्ता वो केंद्रीय सरकार चलाती है। केंद्रीयकरण का अर्थ हो गया। इसकी परिभाषा देखेंगे भी किसने लिखी है, एल.डी. वाइट के अनुसार। परिभाषा एल.डी. वाइट के अनुसार एल.डी. वाइट बता रहे हैं केंद्रीयकरण की क्या परिभाषा है, क्या है केंद्रीयकरण अपने आप में। एल.डी. वाइट बता रहे हैं कि प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीयकरण कहते हैं। एक नंबर एल.डी. की परिभाषा हुई। सेकंड नंबर देखेंगे कि केंद्रीयकरण के विपरीत विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीयकरण के विपरीत विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीयकरण के विपरीत विकेंद्रीकरण होता है। जहां पर केंद्रीकरण होता है उसके विपरीत अगर समय आए किसी भी प्रक्रिया है उसके अंदर विकेंद्रीकरण होता है। इसे निर्णय संबंधी अधिकार कर्मचारियों को सौंपे जाते हैं। यहाँ देखेंगे विकेंद्रीकरण का इसकी परिभाषा हो गया। विकेंद्रीकरण का अर्थ केंद्रीकरण का अधिकार केंद्रीय सरकार करती है। वहां पे विकेंद्रीकरण है वहां पे कौन करेगा? विकेंद्रीकरण से तात्पर्य इसका आशय है कि जिसके द्वारा अधीन कर्मचारी व्यक्ति की भूमिका या महत्व में बढ़ोतरी होती है। अर्थात जब किसी उपक्रम या संस्थान का कोई भी अधिकारी अपने अधिकारों में से कुछ अधिकारों या कुछ अधिकार स्थायी रूप से अपने अधीन कर रहे कर्मचारियों को बारह अर्पित कर देता है यानी उनको सौंप देता है तो उसे अधिकारों के 12 अर्पण को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ और इसकी परिभाषा देखेंगे भी किसने बताई है विकेंद्रीकरण की परिभाषा। विकेंद्रीकरण की परिभाषा बता रहे हैं हेनरी फ्योल के अनुसार। पहली परिभाषा हेनरी फ्योल के अनुसार हेनरी फ्योल बता रहे हैं विकेंद्रीकरण के वे समस्त कार्य जिनमें अधीन कर्मचारियों की भूमिका के महत्व में वृद्धि होती है वहां पे विकेंद्रीकरण होता है। वे समस्त कार्य जिनमें अधीनस्थ की भूमिका के महत्व में
बढ़ती होती है उसे हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। सेकंड नंबर देखो, EFL ब्रिज के अनुसार, EFL ब्रिज के अनुसार विकेंद्रीकरण क्या है, बता रहे हैं कि विकेंद्रीकरण अंतःकरण के परिणाम स्वरूप मिलने वाले उत्तरदायित्वों का प्रतिरूप है। विकेंद्रीकरण क्या है, से मिलने वाले प्रतिरूप का प्रतिरूप है। केंद्रीयकरण के गुण कौन कौन से होते हैं, केंद्रीयकरण के गुण देखेंगे, फिर विकेंद्रीयकरण दोनों साथ में होंगे। विकेंद्रीयकरण के कौन कौन से गुण होते हैं। केंद्रीयकरण के गुण, विकेंद्रीकरण के गुण, विकेंद्रीयकरण के गुण दोनों एक समान है या विपरीत है, ये देखेंगे। केंद्रीयकरण के गुण होते हैं केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त नियंत्रण। केंद्रीयकरण का पहला गुण है केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण।